So let's start the class. पिछली क्लास का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि वो किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा। ठीक, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा गवर्न होती है और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा गवर्न होती है। अब हम बात करते हैं एग्जिम पॉलिसी की। एग्जिम पॉलिसी क्या होती है? जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ पॉलिसीज दी हुई हैं, उसमें से है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी और फेमा। तो हमने मॉनेटरी फिस्कल दो पढ़ लिया है। अब हम एग्जिम पॉलिसी देखते हैं कि क्या होता है। तो एग्जिम पॉलिसी का यहाँ पर एग्जिम का कोई वो नहीं है। एग्जिम जो है EXIM ये दो वर्ड हैं। इसमें जो EXIM है इसमें दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक्सपोर्ट से लिया गया है EX और इंपोर्ट से लिया गया है IM। एक्सपोर्ट से लिया गया है EX और IM लिया गया है इंपोर्ट से। तो तब ये जाकर के पूरा बना है एग्जिम। ठीक, तो इसका अगर हम देखें तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको कि हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है कि आपको जो अपनी कंट्री से बाहर जो भी ट्रेडिंग करते हैं, अब वो ट्रेडिंग या तो आप वहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी परचेज कर रहे हैं, या आप वहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज, या तो आप अपनी कंट्री के बाहर परचेज कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट को उस कंट्री में सेल कर रहे हैं। तो ट्रेड में दोनों चीज़ें आते हैं। तो जो अगर हम प्रोडक्ट को अपनी कंट्री से बाहर सेल करते हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट। जब हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में ले जा करके वहाँ सेल करते हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट। और इसी तरह से जब हम अदर कंट्री से अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लाते हैं तो वो हो गया इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब हो गया आयात, मतलब कि बाहर से मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात, कि हम अपने देश से बाहर को भेजना। ठीक, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एग्जिम पॉलिसी। अब आगे देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द इंडियन एग्जिम पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसको कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ का कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री है, मंत्रालय भारत सरकार का, वो इसको अनाउंस करता है। अपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है, आपने लगभग सुना होगा कि किसी प्रोडक्ट में इतना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, इसमें कुछ चार्जेस लगे हैं, तो वो इसी पॉलिसी से रिलेटेड और इसके अंतर्गत ही आते हैं सारे। अगर आपको फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है अपनी कंट्री में तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। नाउ इट कंटेन्स पॉलिसी इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री एंड मोर स्पेशली एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इट। अब देखिए, जो हमारे पास ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगर हम बाहर से केवल सामान मंगाएं, मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम बाहर से केवल मंगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा? हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे।
तो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उसका क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में आप कंज्यूम करें, और उससे क्या होगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, और सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इससे कंट्री के पास क्या हो जाएगा, आपके पास रिजर्व बढ़ेगा, कंट्री के पास रिजर्व। अभी जब हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे पास मोर देन $600 बिलियन का इस समय कैश रिजर्व है। ठीक, तो वो कैसे बढ़ता है, वो इसी तरह से बढ़ता है। ठीक है ना। अब export means selling abroad and import as bringing into India any goods and services। एक्सपोर्ट का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप अब्रॉड मतलब फॉरेन में कहीं भी सेल कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब है गुड्स या सर्विसेज को आप इंडिया में ला रहे हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस द एग्जिम पॉलिसी of India for a phase of 5 years under Section 5 of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। अगर आपको याद हो तो 90s के बाद हमारे यहाँ एलपीजी का कॉन्सेप्ट चला था। उस एलपीजी के कॉन्सेप्ट के तहत तो उसमें क्या था कि एक ये एक्ट बना था, कौन सा, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। उसके सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि आपकी जो एग्जिम पॉलिसी है वो 5 साल के लिए होगी। जो आपकी एग्जिम पॉलिसी चलती है वो 5 साल के लिए होती है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ पॉलिसीज हैं, उसको हम क्या करते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री में जो भी हमारे पास हुआ है उससे हम थोड़ा कंपेरिजन करेंगे। जैसे 1992 से अपना चालू हुआ, तो 97, फिर 2002, फिर 2002 से 7 तक, फिर 12 तक, फिर इस तरह से हमारे पास मतलब लास्ट में जो हमारे पास सबसे मॉनेटरी पॉलिसी वो एग्जिम पॉलिसी चल रही थी वो है हमारे पास 2015 टू 20 की, 2015 टू 20 की। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में भी सारा अभी देखेंगे कि हमारे पास कितनी एग्जिम पॉलिसी हुई है और इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये तो हो गया एग्जिम पॉलिसी के बारे में। अब इसका मेन हमारे पास हिस्ट्री क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा हम ये देख लेते हैं। इन द ईयर 1962, 1962 में the government of India selected a special exim policy committee to review the government proceeding policies of export import Indian exim policy। 1962 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक स्पेशल एग्जिम पॉलिसी के लिए कमेटी गठित की थी, एक कमेटी गठित की थी। उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग पॉलिसीज, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग पॉलिसीज, मतलब कि कौन कौन सी पॉलिसी है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में उस कमेटी को रिव्यू करना था। उस कमेटी को रिव्यू करना था, एक कमेटी बनी थी। अब आगे देखिए उस कमेटी के बारे में क्या है। द कमेटी वॉज आफ्टरवर्ड परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर वीपी सिंह, मिस्टर वीपी सिंह उस कमेटी के हेड। द देन Commerce Minister and pronounced the new exim policy of India on the 12th April of 1985। देखिए 1962 में वो कमेटी गठित हुई थी। इसके बाद जो आपकी रिव्यू किया, सबको देखा, इसके बाद जो उसके हेड थे मिस्टर वीपी सिंह, उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर को उसको बताया। इसके बाद आपकी जो पहली एग्जिम पॉलिसी थी वो बन के आई आप करके 12 अप्रैल 1985 को। नाउ primarily the export import policy of India was launched for the period of 3 years with main intention to boost the export business in India। जो शुरुआती दौर था जब आपकी लॉन्च हुई थी एग्जिम पॉलिसी, जब लागू हो रही थी, तो उस समय क्या था कि इसको केवल 3 साल के लिए लगाया गया था, और उसका मेन पर्पज ये था कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ
एग्जिम पॉलिसी क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी? टू इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबलाइजेशन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ये हम चीज ग्लोबलाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे एलपीजी कॉन्सेप्ट में, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पूरा पढ़ चुके हैं। टू प्रमोट द प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जो इंडिया की इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड लेवल पर करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब इस समय आजकल देखा जाए तो जैसे चाइना का पूरे वर्ल्ड पर कब्जा है, इसमें बहुत से प्रोडक्ट्स पर, ठीक है ना। तो हम उसको compete नहीं कर पा रहे हैं प्राइस के मामले में। प्राइस के मामले में जितना चीपर प्रोडक्ट चाइना प्रोवाइड कर रहा है उतना कोई भी कंट्री प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम इंडिया में भी अब जो हमारे पास नई नई पॉलिसी आ रही है, तो उसमें क्या है, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं या कुछ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको क्या किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है, ताकि आप आगे आएँ और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करें। आप भी अपना माल चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी या किसी सर्विसेज की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है, तो आप फॉरेन से आप उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। To encourage the attainment of high and internationally accepted standards of quality। एग्जिम पॉलिसी में ये भी होता है कि आपको वर्ल्ड लेवल जब आप जाते हैं, वर्ल्ड लेवल में क्या होता है कि हर कंट्री के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है WTO, जो कि आपका आपके अगली यूनिट में है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। WTO ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, हर कंट्रीज अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखी है। जब कोई प्रोडक्ट अगर मंगाती है, कोई उसमें बेचना चाहता है, तो उसके ये होता है कि उसके उस स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करने चाहिए जो आप प्रोडक्ट या सर्विस वहाँ पर आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी हाई होती है, आपकी क्वालिटी हाई होती है। To increase export by facilitating access to raw materials, intermediate components, consumable and capital goods from the international market। में क्या है, आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स, आपके जो बीच के चैनल्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। कंज्यूमेबल एंड कैपिटल गुड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। आप जो गुड्स या प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या मंगा रहे हैं, तो वो क्या इंटरनेशनल मार्केट में आप उसको देने के एलिजिबल हों, ठीक। टू जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट, आप क्या है, नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। सीधी सी बात है, जब आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो आपको और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर और लोगों को हायर करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है। जब रिक्रूट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उससे न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। टू प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अब चूंकि हम इसमें कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस कम हो जाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप महंगा देंगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उसका आपको चीपर प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से उसमें प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाते हैं और क्वालिटी भी आपको बेटर मिलती है, ठीक। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिम पॉलिसी। इंडिया के कुछ टॉप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं वो जरा देख लेते हैं। इंडिया में सबसे पहले नंबर पर आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। दूसरा है, नंबर का मतलब यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर ये केवल उससे बता रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा शायद प्रोवाइड करता है। हम लोग जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, फूड एंड बीवरेज प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट्स एसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे, लड़ाकू विमान खरीदे, या अमेरिका से या बाहर जो गल्फ कंट्री से वहाँ से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा कौन सी कंट्री का कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। यहाँ पर कौन सी कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखिए
12%। यूएसए, हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? यूएसए, कितना? 12%। फिर 10% यूएई से, चाइना से 5%, हांगकांग से 4%, सिंगापुर से 4%, सऊदी अरबिया से 4%, अनस्पेसिफाइड है 4%, यूके से 3%, नीदरलैंड से 3% और जर्मनी से 3%। ये हम लोग जो सामान मंगाते हैं ये उसका एक मोटा मोटा फैक्ट है। ठीक, ये हमारे पास कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं और ये कुछ कंट्रीज है जहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का कुछ फॉरेन ट्रेड है जो लास्ट के कुछ 2015-16 तक है, उसका हम एक वो देख लेते हैं और एक एस्टिमेशन देखते हैं। एक हम एस्टिमेशन देख रहे हैं, ठीक, तो वो भी हम उसको जरा देख लेते हैं। 2008 में यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर में दिया है वो एक्सपोर्ट है और जो आपका रेड कलर में है वो आपका इंपोर्ट है। तो आप एक इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पास कितना डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है। ब्लू कलर का मतलब है कि हमने बाहर फॉरेन में, अब्रॉड में हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट दिए हुए हैं और रेड का मतलब है कि हमने बाहर से सर्विसेज या प्रोडक्ट लिए हुए हैं। जो ये ऊपर आपको नंबर हो रहे हैं ये आपके यूएस बिलियन डॉलर में है, ये यूएस बिलियन डॉलर में। 2008-9 में हमारा एक्सपोर्ट था 185.30 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट कितना था? 303.70 बिलियन डॉलर, मतलब कि 185.3 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था और 303.70 का हमने इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए थे, हमारे पास एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट कम है। और ये आगे के हर साल में, आगे के हर साल में क्या है, ये देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सपोर्ट कभी बढ़ा हो। हमें क्या है, मोस्टली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों पर हमें डिपेंडेंट रहने के लिए वो करती हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास इंपोर्ट तो ऑलरेडी हमारे पास बढ़ा ही बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है 2014-15 में। 2014-15 जो अप्रैल से जनवरी तक का उसमें फैक्ट है, हमने उसमें 265.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कितना किया था? 383.41 डॉलर का बिलियन डॉलर। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें अभी अपनी टेक्नोलॉजी, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अब्रॉड और फॉरेन लेवल पर वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हुए अपने प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, तभी तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? ठीक, तो ये क्या है, हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फैक्ट है। तो हमेशा अगर जितना ज़्यादा जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसके पास उतनी ही इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और क्या होता है, उसके पास उतना ही पैसा ज़्यादा होता है, रिजर्व ज़्यादा होता है। अब इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में कितना शेयर है? इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में कितना शेयर है जरा देख लेते हैं। So according to the WTO, World Trade Organization, in mercantile trade, India was the 19th largest exporter in the world with a share of 1.7% and the 12th largest importer with a share of 2.5% in 2013। जो 2013 तक के फैक्ट हैं उसमें बताया गया है कि अगर इंडिया इंपोर्ट करती है तो उसमें वर्ल्ड के 19वें नंबर पर है और एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड के सॉरी एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड के 19वें नंबर पर है और इंपोर्ट करने में वर्ल्ड के 12वें नंबर पर है। ठीक है ना, तो जो एक्सपोर्ट करती है वो कितना करती है? 1.7% और जो इंपोर्ट करती है वो 2.5%। तो आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग ये काफ़ी ज़्यादा है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक, in commercial services, India was the sixth largest exporter in the world with a share of 3.5%, 3.2%, 3.2% and the ninth largest importer with a share of 2.8%। जो
टॉप 6 लार्जेस्ट है, उसमें मतलब कि जो टॉप के एक्सपोर्टर हैं उसमें से इंडिया जो कॉमर्शियल सर्विसेज है उसमें 6वें नंबर पर आती है। कितना एक्सपोर्ट करती है? 3.2%। और जो इंपोर्ट करती है वो कितना है? 2.8%। उसमें वो 9th पोजीशन पर है। अब इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पर हम कॉमर्शियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं, हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन सेक्टर है वो है सर्विस इंडस्ट्री। जो जीडीपी में जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस इंडस्ट्री का। ठीक है ना? तो हमने इस यहाँ पर देखिए कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब कि हमारे यहाँ सर्विसेज ज़्यादा दी जाती हैं, तो हमने जो उसमें एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज उसमें 6वीं पोजीशन पर है। और जो सर्विसेज हम लेते हैं तो वो हम लोग कम लेते हैं, तो उसमें हम लोग 9th पोजीशन पर है। ठीक है ना? तो ये हमारे कुछ शेयर्स हैं। अब ये यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी है, इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज, ये एक्सपोर्ट है, ये उनकी रैंक है, और जो इंडिया इम्पोर्ट ऑफ ये वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो ये एक टेबल है जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इंडिया किस पोजीशन पर है अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के सेक्टर में। ठीक, ये 2014 की WTO की रिपोर्ट है ये। अब जरा हम जो हमारे पास 90s के पहले और 90s के बाद है उसका एक लुक लेते हैं, एक ओवरव्यू कि 90s के पहले क्या कंडीशन थी और 90s के बाद क्या कंडीशन है। ठीक है ना? तो कंपेरिजन ऑफ प्री 90s एंड पोस्ट 90s एग्जिम पॉलिसी। पहला देखिए, 1948 से 51 तक के बीच में इंपोर्ट कितना किया था? 650 करोड़, 650 करोड़ का। एक्सपोर्ट कितना था? 647 करोड़। ठीक, 647 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, 650 करोड़ का इंपोर्ट किया था। डेफिसिट कितना हुआ? -3 का, 3 करोड़ का हमारा डेफिसिट हुआ। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ड्यू टू पेंट अप डिमांड ऑफ वार। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 1948 से 51 में है, तो इस समय जो एरिया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का था, और उस समय जो हमने अपने यहाँ कुछ वो कंडीशन थी, जो कुछ घरेलू चीज़ें हुई थी, जो पार्टीशन हुआ था इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल ड्यू टू पार्टीशन। आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मंगानी पड़ी थी। तो ये हमारे पास इस समय 3 करोड़ का डेफिसिट था। इसके बाद दूसरा आते हैं 1951 से 56 तक, 1951 टू 56। इम्पोर्ट हमने किया 730 करोड़, 730 करोड़ का। एक्सपोर्ट कितना किया? 622 करोड़ का, हमने 622 करोड़ का किया। डेफिसिट कितना हुआ? 108 करोड़, 108 करोड़ का डेफिसिट हुआ। अब इसका मेन क्या था? ट्रेड डेफिसिट was largely due to program of industrialization which gathered momentum and pushed up the import of capital goods। ये क्या था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम को उस समय हम लोग बढ़ावा दे रहे थे, और उसमें क्या था कि हम उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, हमारे पास जो कैपिटल गुड्स थे हम उसको ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे। भाई उस समय आज़ादी के बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा किए थे, हम लोग बाहर से सामान ज़्यादा मंगाते थे। ठीक, फिर 1956 टू 61 हमने इंपोर्ट किया। देखिए अभी चीज़ बढ़ती जा रही है, हमारे इंपोर्ट तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। इंपोर्ट किया हमने 1080 करोड़, एक्सपोर्ट कितना किया? 613 करोड़। अब देखिए, जब हमारे पास कैपिटल गुड्स की कमी थी तब हमारे पास एक्सपोर्ट था 622 करोड़। इसके बाद हमारे पास जो एक्सपोर्ट पूंजी संसाधन में कितना हो गया? 613 करोड़ का। डेफिसिट बैलेंस कितना आया? 467 करोड़। तो excess of import due to setting of steel plants, heavy expansion and renovation on railways and modernization of main industries। अब देखिए कहा यह गया कि उस समय जो आपका इंपोर्ट बढ़ा था उसमें क्या था, आपने बहुत बड़े बड़े नए प्लांट लगाए, हैवी एक्सपेंशन किए, रेनोवेशन किए, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन किया, बहुत से इंडस्ट्री लगाए, ये सारा सब कुछ आप बता रहे हैं। ठीक है ना? ये हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी वजह से आपको 1080 करोड़ रुपए को आपको इंपोर्ट करना पड़ा था सामान, और एक्सपोर्ट किया आपने 613 करोड़ का। ठीक है ना?
आप इस चीज़ को थोड़ा और देखिए और अपना कॉमन सेंस लगाइए कैसे क्या हुआ। ठीक, आगे चीज ये तो हो गई हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 60 तक का। अब 1961 टू 66, 61 से लेकर के 66 तक इंपोर्ट कितना हुआ 1224 करोड़, 1224 करोड़। एक्सपोर्ट कितना किया 747 करोड़ का। डेफिसिट कितना हुआ 477 करोड़ का। ठीक है ना। तो एक्सेस इंपोर्ट ड्यू टू डिफेंस नीड्स कॉल्ड बाय एग्रेशन बाय चाइना एंड पाकिस्तान, रैपिड इंटरनेशनल नीड ऑफ फूड गेन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। 1961 से लेकर 66 तक के बीच में हमने दो युद्ध लड़े थे, एक तो 62 में और एक 65 में। ठीक, तो उस समय हमारे पास फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोगों को खाने की जरूरत थी, खाना कम पड़ गया अपने पास। तो हमारे साथ इसकी वजह से क्या हुआ, और युद्ध की वजह से हमारे पास जो डिफेंस की नीड थी वो भी बढ़ गई, अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरतें बहुत बढ़ गई। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये सब इम्पोर्ट करना पड़ा और हमें एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ, तो जिसकी वजह से हमारा ये डेफिसिट आया। अब आगे देखिए 66 तक तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम और सीधा आगे चले आते हैं, बाद में इसको देखते हैं। 1985 से 90 जो मेन यहाँ से चला, कितना इंपोर्ट किया हमने 28,874 करोड़, एक्सपोर्ट कितना किया 18,033 करोड़। डेफिसिट कितना, बैलेंस कितना, माइनस का 10,841 करोड़। तो ऐसा क्यों हुआ, ह्यूज ट्रेड बैलेंस कंपेल्ड गवर्नमेंट टू अप्रोच फॉर लोन टू वर्ल्ड बैंक। इस समय जो गवर्नमेंट थी वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। अगर आपको याद हो तो ये वही पीरियड है जब अपना गोल्ड जो था आपके पास 67 टन लगभग, वो कहाँ पर रखा गया था, आईएमएफ के पास। ये वो पीरियड था। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा डेफिसिट बैलेंस हो गया। फिर 90 से लेकर के 92 तक हमने जो इंपोर्ट किया वो है 45,522 करोड़, एक्सपोर्ट कितना किया 38,300 करोड़। बैलेंस कितना हुआ, माइनस का 7,222 करोड़। पुश वॉज गिवन टू एक्सपोर्ट बट as a consequence of Gulf War, government failed to curb imports. Government introduced a number of measures but failed to boost exports. क्या हुआ कि उस समय ये 90 से 92 के बीच में गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही थी, गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बनाई, लेकिन वो पॉलिसीज फेल हो गई, वो पॉलिसी फेल हो गई, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट करने का उसका वो टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया, और ये बैलेंस हमारा माइनस में चला गया कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो। ये देखिए हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज में है आपको कहा के लिए जो आपका घाटे में जा रहा है। ठीक, अब आगे आते हैं 1992 से 2001 के बीच में इम्पोर्ट है आपका 1,40,740 करोड़। एक्सपोर्ट कितना है 1,18,252 करोड़। ट्रेड बैलेंस कितना है माइनस का 22,488। अब इन 1992 टू 2001 स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट ड्यू टू, अब ये एक्सपोर्ट क्यों कम रहा इसका कारण देख लीजिए, डिप्रेस नेचर ऑफ वर्ल्ड मार्केट, जो वर्ल्ड का मार्केट था उस समय डाउन हो गया था। ठीक, दूसरा सैचुरेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री थी वो सैचुरेटेड हो गई थी, उनको अब ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रही थी जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके। इंक्रीज प्रोटेक्शनिज्म बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन एरिया ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो क्लॉथिंग और टेक्सटाइल है उसको इंडस्ट्रियलाइज किया, और उसके प्रोटेक्ट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो टेक्सटाइल की और क्लॉथिंग की इंडस्ट्रीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा बजट खर्च किया। ठीक, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड ताइवान, यहाँ पर हमारा चाइना और ताइवान से कंपटीशन चल रहा, जिसकी वजह से भी हमारा ये
एक्सपोर्ट कम हुआ। इन 2001 एक्सपोर्ट वाज एक्सपोर्ट वाज लार्जली ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ से देखिए रुपए की वैल्यू ज़्यादा कम होती चली गई। In 2001, export was largely due to rupee depreciation along with further trade liberalization, more openness to foreign investment in EOU sectors like IT. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रुपए की वैल्यू है वो आपकी गिरती जा रही थी। इसकी वजह से क्या था, आपके जो एक्सपोर्ट हैं उसकी आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जो यूरोपियन यूनियन है उसमें और आईटी वगैरह में भी हमने उसके लिए ज़्यादा ओपन कर दी। तो इन सब की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाया। आगे देखते हैं 2002 से 2003 के बीच में हमने इंपोर्ट किया कितना 65,422 करोड़, एक्सपोर्ट किया 52,512 करोड़, ट्रेड बैलेंस कितना 12,910 करोड़। मेन चीज यहाँ पर जो आपके रिमार्क्स हैं इसको ज्यादा ध्यान देना है। जो रिमार्क्स हैं ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। राइज इन ऑयल इम्पोर्ट, फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स। इस समय क्या था कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। ठीक, जो फूड एंड अलाइड, फूड या उससे जुड़े सब्जेक्ट हैं उसमें भी बढ़ गया था। जो कैपिटल गुड्स की कीमत है वो भी बढ़ गई। अब ये जो अगला 2002 से 3 तक के बीच में है उसमें ये बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ जाने की वजह से हमारे पास ये एक्सपोर्ट कम हुआ। नाउ 2003 से 4 के बीच में एक्जिम पॉलिसी गेव मैसिव थ्रस्ट टू एक्सपोर्ट बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फैसिलिटी फॉर सर्विस सेक्टर अप टू अर्निंग 10 लाख फॉरेन एक्सचेंज। अब इसको और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, ड्यूटी चार्ज से फ्री कर दिया गया। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप कितना 10 लाख तक का कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, यहाँ पर आपको कई चीज़ों से छूट दे दी गई थी। ठीक, अब देखिए इतनी छूट भी दे दी गई, ड्यूटी चार्ज और ये सब, बिसाइड्स ऑल दीज मेजर्स, इसके बाद भी ट्रेड बैलेंस इज हाई बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके बाद भी आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो हाई रहा क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो गए। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2003 से 4 तक के बीच में। अब थोड़ा देख लेते हैं जो लेटेस्ट की पॉलिसीज हैं, इतना बहुत हो गया हिस्ट्रीज की। एक्सपोर्ट पॉलिसी इंपोर्ट पॉलिसी 2019 टू 14, लीगल फ्रेमवर्क, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, स्पेशल फोकस इनिशिएटिव, प्रमोशनल मेजर्स, ड्यूटी एग्जेम्पशंस, रेमिशंस स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ईओयूज एक्सेट्रा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये हम इसके बारे में अभी देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि सेज क्या होते हैं, SEZ क्या होते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक, ये सारे हमारे पास इस पॉलिसी के टारगेट थे 2019 टू 14 के, ये हमारे पास टारगेट थे। एम्स इन जनरल, अब इसमें देखिए हमारे इसके टारगेट क्या थे, जरा हम उनका एक ओवरव्यू करते हैं। पॉलिसी एम्स एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना था। इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना था। ठीक, नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड एंड अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है मतलब कि जो आपके पास कैश रिजर्व है उसको बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ता है, जब आपके पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। FTP assumes great, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड यहाँ पर FT का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, FTP मीन्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एज्यूम्स ग्रेट, ये अच्छी थी। सिग्निफिकेंस दिस ईयर एज इंडियाज एक्सपोर्ट हैव बीन बैटर्ड बाय द ग्लोबल रिसेशन। अब क्योंकि आपको अगर पता हो तो 2008-9 में 7-8-9 में रिसेशन भी आया था, तो इसका हमारी कंट्री पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है ना। A fall in export has led to the closure of several small and medium scale export oriented
यूनिट्स रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसका जो हमारे पास इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो अदर कंट्रीज हैं, जो अदर कंट्रीज में है जहाँ पर रिसेशन का इम्पैक्ट था और हम जिनको एक्सपोर्ट करते थे उन्होंने माल सप्लाई लेना कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हमारे यहाँ पहले जब माल सप्लाई ज़्यादा करते थे तो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थे, लेकिन अब कम हो गया तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्मॉल और जो मीडियम स्केल टाइप के जो एक्सपोर्ट हाउसेस थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हमारे पास। ठीक, टारगेट देखिए 2019 टू 14 में टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का $200 बिलियन फॉर 2010 और 11। टारगेट था कि आपको 2010-11 में $200 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट ग्रोथ टारगेट वाज 15% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एंड 25% ग्रोथ। एक्सपोर्ट टारगेट था कि 2011-12, 2010-11 और फिर 11-12 इसमें 15% की ग्रोथ होगी और उसके बाद के जो ईयर होंगे उसमें से 25% के हिसाब से ग्रोथ होगी। ये हमने टारगेट सेट कर लिया। ठीक है, टारगेट सेट कर लिए, देखते हैं अचीव होते हैं कि नहीं होते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, अब जरा इसमें देखते हैं। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2019-14 operated with effect from 27th August 2019 till 31st of March 2014। ये कब से कब तक चली? 27 अगस्त 2009 से लेकर के 31 मार्च 2014 तक चलेंगे। Now, an annual supplement is issued and forms part of the FTA। अब यहाँ पर क्या है, एक सालाना सप्लीमेंट, सप्लीमेंट की मतलब क्या होता है, कुछ आपको सपोर्ट कर दीजिए एक्सपोर्ट के लिए, कुछ आपको सपोर्ट कर दे, इज इशूड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ FTA, जिसको आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट इन द FTP बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द कंस्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी संशोधन कर सकती है किसमें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जो कि आपको पहले एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कि हम अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है या जो लोग हैं, जो इससे एग्जिम पॉलिसी से कनेक्टेड लोग हैं, उनको पता चल जाए कि गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किए हैं FTP में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में या एग्जिम पॉलिसी में। ठीक, authorizations issued before commencement of FTP shall continue to be valid for the purpose and duration for which such authorization was issued। अब क्योंकि जो ये FTP है ये कब तक ऑथराइज रहेगी, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है और वो किस पर्पज से आपको इशू हो रही है। तो FTP में जो अमेंडमेंट संशोधन है वो क्यों लागू हो रहे हैं, उसका पर्पज, और एक कब तक लागू होगा इसके बारे में हम उसको क्या होते हैं सब उसमें डिस्कस किया होता है। ऑथराइजेशन इशू बिफोर कमेंसमेंट ऑफ FTP। FTP को लागू करने से पहले हम क्या होते हैं ऑथराइजेशन की, इसके लिए अथॉरिटी कौन है वो हम उसको बता देते हैं। सेल कंटिन्यू टू बी वैलिड फॉर द पर्पज एंड ड्यूरेशन, एक निश्चित टाइम तक के लिए वो वैलिड और उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो वैलिड रहेगी। नाउ इन केस एन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट विच इज परमिटेड फ्रीली अंडर FTP। मान लीजिए किसी केस में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जिसमें उसको फ्रीली उसमें परमिटेड किया गया है, इसके लिए फॉरेन ट्रेड के लिए, इज सब्सिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू एनी रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन। अब अगर जिसको हमने फ्रीली उसमें परमिशन दिया हुआ है और अचानक से उसमें कोई कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, अगर किसी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है या कोई रेगुलेशन या कोई पॉलिसी ऐसी होती है, तो सच एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट विल ऑर्डिनरली बी परमिटेड नॉट विद स्टैंडिंग सच रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन। तो फिर हम उसमें वो रिस्ट्रिक्शन को लागू नहीं करते। ठीक है, हम उसमें उस रेस्ट्रिक्शन को लागू नहीं करते। मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट आपको मंगाने पड़ते हैं जो आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमने ये कह दिया कि FTP में आपको फ्रीली आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने कहा कि परमिटेड नॉट विद स्टैंडिंग सच रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन, तो उसमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन या रेस्ट्रिक्शन से वो लागू नहीं होंगे। आगे देखिए, जो जनरल प्रोविजंस थे उसके 2019 टू 14 पॉलिसी के क्या थे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्री अनलेस रेगुलेटेड।
ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को फ्री कर दिया गया था वो रेगुलेशन में, ठीक। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको फ्री अनलेस रेगुलेटेड। नाउ कंपाइलेंस ऑफ इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक लॉज। अब जो इम्पोर्ट होता था उसमें क्या था, अब आपको डोमेस्टिक लॉज अप्लाई हुए। अब यहाँ पर नेशनल लॉ नहीं, नेशनल लॉ कंट्री, द नॉर्म्स एप्लीकेबल टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स शैल अप्लाई टू इम्पोर्ट अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेप्टेड। जब तक कि मान लीजिए आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है जो कि एक्सेप्टेड नहीं है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से, अगर आप उसको कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो वहाँ के लोकल रूल्स होते हैं वो लागू होंगे, वो वहाँ पर लागू होंगे जो वहाँ के लोकल रूल होंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कि आप यूपी में है, यूपी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बैन है, लेकिन अगर उसमें नहीं है, अदर स्टेट में नहीं है, तो आपको क्या है कि अगर यूपी में उसको आपको इम्पोर्ट करना है तो फिर यूपी की जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो आपको वहाँ पर लागू होंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, द डिसीजन ऑफ DGFT शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ पर जो DGFT है वो आपकी इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। यहाँ पर जो DGFT है वो क्या है, फाइनल अथॉरिटी है, उसका डिसीजन इसमें माना जाएगा। और अगर ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे वो कोई चीज़ बाउंड हो रही है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, तो वो उसको इंटरप्रिटेट कर सकती है। DGFT का मतलब होता है जो एक अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। प्रोसीजर क्या है, DGFT में स्पेसिफाई प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर और बाई एनी लाइसेंसिंग रीजनल अथॉरिटी और बाई एनी अदर अथॉरिटी। तो DGFT क्या करती है, वो स्पेसिफाई कर सकती है कि अगर आप किसी डोमेस्टिक या किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ के आप वहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं, या जब वहाँ की जो रीजनल रीजनल अथॉरिटी हो या कोई दूसरी कोई भी अथॉरिटी हो उससे आप परमिशन ले सकते हैं, ठीक। नाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी और प्रोसीजर। DGFT may exempt any person or class or category of person from any provision of FTP or any procedure and may, while granting such exemption, impose some condition। तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो DGFT है वो आपको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। मान लीजिए आप कोई एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ रूल्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो DGFT आपको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है उस कंडीशन में, आपको उस कंडीशन में कुछ कर सकती हैं। और यह हो सकता है कि वो कुछ कंडीशन या शर्तें लगा दें, कुछ वो शर्तें लगा दें, ठीक। जब इस तरह के एग्जाम्पशन देते हैं तो कुछ कंडीशंस भी लगा करके वो इसको अलाउ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अब उसमें रेस्ट्रिक्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं देख लीजिए जरा। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मोरल्स। जो पब्लिक है उसके जो मोरलिटी है, मोरलिटी नैतिकता, उसका उसके हित होना चाहिए। मतलब कि मोरलिटी को, पब्लिक की जो मोरलिटी है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ। चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट हो, किसी की भी हेल्थ को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे वो सेफ होना चाहिए, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ पैटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिस। किसी का वो कॉपीराइट ना हो, किसी का कोई ट्रेडमार्क ना हो, किसी का कोई पैटेंट ना हो। इस तरह के जो डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है, मतलब कि कुछ गलत काम होते हैं, उससे आपको सेफ होना चाहिए। पता चला कि वहाँ फॉरेन में किसी ने उसको पैटेंट करा रखा है, आप उसको चुरा के ले आए और यहाँ पर से आप उसको सेल करने लगे, वहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। पैटेंट का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, एक टाइम पीरियड जो उसके लिए जो भी उसका उसकी कंडीशन या रूल्स होंगे, ठीक। तो आपको इस ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पब्लिक मॉरलिटी, नैतिकता का ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपने विस्की आपको सस्ती मिल रही है, शराब, तो आप शराब पी के किसी को गाली देने लगे तो शराब फिर आप वहाँ पर सरकार कहीं कहीं बैन कर देती है कि यहाँ पर आप सरकार नहीं पी सकते। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप नहीं मंगा सकते।
या जिससे आपके ह्यूमन, एनिमल या प्लांट लाइफ को कुछ भी नुकसान हो सकता है वो चीज़, या आपके किसी पैटेंट, ट्रेडमार्क या आपके किसी पर्सनल इशू का आपका उल्लंघन हो रहा हो, वो चीज़ें आप सब रिस्ट्रिक्शन में आती हैं और उनसे आपको एग्जाम करने की कंडीशन में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको डीजीएफटी चाहे तो कर सकता है। नाउ आगे है जनरल प्रोविजंस क्या है। प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ प्रिजन लेबर, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ प्रिजन लेबर। प्रिजन लेबर का मतलब होता है कैदी। आप कैदी से काम नहीं करवा सकते। अगर आपको कैदी से काम करवाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है ना। पता चला कि हमारे यहाँ जितने कैदी हैं वो कहेंगे कि आपके यहाँ तो फालतू बेकार पड़े हैं, हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम इनसे काम करवा लेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर ऑफ आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू। आपको उन सभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनसे आपका नेशनल ट्रेजर मतलब कि राष्ट्रीय संपत्ति, या आपकी कोई कला, राष्ट्रीय संपत्ति या कला, या ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक, पुरातात्विक, जिनसे जिन सभी की वैल्यू में अगर कोई फर्क पड़ता है तो आप उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या उसके लिए फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसके लिए परमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो इनको भी आपको सुरक्षित रखना होता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी सुरक्षित रखना है। कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टेबल, जो खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं उनको आपको सुरक्षित रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ फिशनेबल मटेरियल और मटेरियल फ्रॉम विच दे आर derived एंड प्रिवेंशन ऑफ टैरिफ इन आर्म्स, एम्यूनिशन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ वॉर। मतलब कि हर वो वस्तु जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। अब जैसे बारूद है, अब जैसे गन है, गन में क्या उसमें कोई बुलेट, तो बिना बुलेट के तो बेकार है, लेकिन आप गन को भी इस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि उससे या उससे संबंधित कोई भी चीज जिससे वो बन सकती, ठीक है ना, कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट या उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज आपको हमेशा क्या है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पर युद्ध की कंडीशन बन जाएगी तो जो टैरिफ फॉर्म्स है, आप ये थोड़ा ना कि आप हथियार और गोला बारूद आप जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, ठीक। या ऐसे ही कोई बम बनाने वाले, चाहे मान लीजिए नाइट्रेट का इस्तेमाल अगर बम बनाने में होता है तो क्या हुआ कि आप उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं। वो सारी चीज़ें आपको क्या है प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी। नाउ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड सर्विसेज। Restricted goods services may be exported or imported only in accordance with an authorization permission license. जितने भी restricted goods या services हैं उनको आपको प्रॉपर लाइसेंस या परमिशन जो उसकी रेगुलर अथॉरिटी होती है उससे परमिशन और लाइसेंस लेकर के आप उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सर्टिफिकेट, परमिशन, ऑथराइजेशन क्या क्या होते हैं अथॉरिटी के लिए। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें क्या होना चाहिए, उस वस्तु की कीमत क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। एक्चुअल यूजर कंडीशन, जो उसको यूज करने वाला है उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट करने के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। मिनिमम वैल्यू एडिशन टू बी अचीव, जो उसकी मिनिमम वैल्यू है क्या वो आप उससे निकल रही है। मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मिनिमम प्राइस है क्या उसमें है सब। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ये क्या है, ये आपके 2019-14 के जो जनरल प्रोविजंस उसमें आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये एक आईईसी कोड होता है। नंबर इज मैंडेटरी अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। जब तक आपकी गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड ना हो तब तक उसमें एक आईईसी कोड पड़ता है जिसके जरिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रांजिट फैसिलिटी शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद बायलैटरल ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड दोज कंट्रीज। ट्रांजिट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको एक प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, कि आप कौन सा चैनल एयर से भेज रहे हैं या शिप से भेज रहे हैं, आप बाई रोड भेज रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे उसको यहाँ से कैसे पैकेजिंग जाएगी, वहाँ कैसे पैकेजिंग, वहाँ लोडिंग कैसे होगी, अनलोडिंग कैसे होगी, ये सारा सब कुछ ट्रांजिट फैसिलिटी के आता है। एक्चुअल यूजर कंडीशन में आपको देखिए क्या क्या देखना पड़ता है। कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स, पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये सब
जो है एक्चुअल यूजर कंडीशन में आती है, ठीक है। इसमें क्या है, विच आर इम्पोर्टेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोर्टेड बाय एनी पर्सन। ये क्या है, जिनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, वो आप उसको बिना रेस्ट्रिक्शन के उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप जिनको नहीं करते। हाउएवर इफ सच इम्पोर्ट्स रिक्वायर एन ऑथराइजेशन, अगर इनमें से किसी को भी किसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, अगर किसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, देन एक्चुअल यूजर अलोन में इम्पोर्ट सच गुड्स। तो क्या है, जो उसका एक्चुअल यूजर है, जो उसका एक्चुअल यूजर, अब जैसे जब आपको जब पैसा भेजा जाता है ना, तो आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है कि आप वही पर्सन हैं कि नहीं, आप वही पर्सन है कि नहीं। पता चला कि आपके नाम से कोई और दूसरा ले गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इम्पोर्ट सच गुड्स अनलेस एक्चुअल यूजर कंडीशन इज स्पेसिफाइडली डिस्पेंस विद बाय डीजीएफटी। तो डीजीएफटी की जो कंडीशन है ना, उसमें सब कुछ वो दिया होता है। सेकंड हैंड गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एक्सेप्ट सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स, जो सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स है उसके अलावा जो मतलब कि दूसरे सेकंड हैंड गुड्स हैं, shall be restricted for import and may be imported only in accordance with the provision। तो उनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस के साथ उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, आईटीसी इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं कि किसको इंपोर्ट करना है और किसको नहीं, सेकेंड हैंड गुड्स में, ठीक। इसमें एचएस कोड होता है। नाउ HBP V1 हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, ये आपके पास रूल्स की एक बुक है। पब्लिक नोटिस और एन ऑथराइजेशन इन दिस रिगार्ड। इम्पोर्ट ऑफ रीमैन्युफैक्चर्ड गुड्स शैल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट द लाइसेंस। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि रिफर्बिश्ड मोबाइल होता है, रिफर्बिश्ड मोबाइल में क्या होता है कि कुछ ड्रॉबैक की वजह से वो मोबाइल वापस कर लेते हैं, उसमें फिर वो मॉडिफाइड अमेंडमेंट करके उनको वापस मार्केट में भेजा जाता है। तो इस तरह से जो रीमैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक लाइसेंस होता है, उसमें आप उसको ले करके आप उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गिफ्ट्स shall be free unless otherwise specified restricted। कोई किसी को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, वो फ्री होता है जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो। अब इसका मतलब गिफ्ट में ये नहीं कि आप किसी को बम बना करके भेज देंगे या रिवॉल्वर बना करके भेज देंगे, ठीक है ना। तो जब तक वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो और या स्पेसिफाइड ना हो, तब तक आप उसको फ्री में उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। पैसेंजर बैगेज, जो पैसेंजर के बैग होते हैं, आप वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट बेसिस, freely exportable new or second-hand capital goods, equipments, components, parts and accessories. Containers mean for packaging of goods for export, jigs, fixtures, dies and molds may be imported for export without an authorization on execution of bank guarantee with customs authorities। इसमें से जितने भी ये प्रोडक्ट दिए हैं, इसमें क्या है, आपको जो ये प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बैंक की गारंटी की किसी किस्म की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे वहाँ पे जो कस्टम अथॉरिटी है, अगर वो चाहेगा तो वो आप उनको होल्ड कर सकता है और वो उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक कस्टम ड्यूटी लगती है, वहाँ पर आपको ये परमिशन इसके जरिए मिल सकती है, ठीक। इसके अलावा क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम्स, जब भी आपका कोई गुड्स या सर्विसेज आप लेते हैं, तो कस्टम से आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, क्या कि आपने जो गुड्स मंगाया है वो सब कुछ सही है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। So goods already imported shipped arrived in advance but not cleared from custom may also be cleared against the authorization issued by subsequently। उसको क्या है, आपको कस्टम से, उसको कस्टम जो ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पर, उनसे आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। प्राइवेट पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस फॉर इम्पोर्ट, private public bonded warehouse may be set up in DTA, that is domestic tariff area। Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such bonded warehouse। Such goods may be cleared for home consumption warehouse। मतलब कि कुछ जैसे वेयर हाउसेस के कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना, लेकिन इनको छोड़ दिया जाए, क्या आर्म्स एमिनेशन या कुछ ऐसे केमिकल वगैरह होते हैं, तो उनको छोड़ करके आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ये हाँ बताना पड़ेगा कि आपका जो इसका कंजम्पशन है वो सेफ है, सिक्योर है, इसको घरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए हैं, तो उसमें से फिर आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। री एक्सपोर्ट, ऑल गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन
except to the extent that such exports are regulated by ITC. Okay? All goods may be exported except to the extent that such exports are regulated. आप वो सभी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें कि रेगुलेशन में रिस्ट्रिक्ट ना किया गया, जिनको रिस्ट्रिक्ट ना किया हो, और एनी अदर प्रोसीजर ऐसे की मतलब कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के किसी भी लॉ में अगर उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया जिस प्रोडक्ट कैटेगरी को, तो आप उनको डायरेक्टली उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द बिंग ऑफ फूड. DGFT may however specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods not included in ITC. DGFT चाहे तो अलग से, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब ITS में उसमें लिस्टेड नहीं होते हैं, तो DGFT चाहे तो अपना, कभी कभी फॉरेन से ऐसे प्रोडक्ट आते रहते हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं उनको DGFT स्पेसिफाई कर देती है कि आप चाहें तो इन प्रोडक्ट को चाहे तो उनकी अथॉरिटी के साथ आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गए हमारे पास जनरल प्रोविजंस. अब इसके बाद जो स्पेशल कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो हम लोग कल देखेंगे. तो आज की क्लास में बस इतना ही. अगर अब यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है. वन मोर थिंग, सभी लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए. सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे जिससे उनकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी. ऐसे पर्सन जिन्होंने अपना नाम न लिखा हो चैट बॉक्स में प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा. जिन लोगों ने लिख दिया है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो जरूर नाम लिख दीजिएगा. एंड द क्लास इज ओवर नाउ. क्लास अब खत्म हो चुकी है. जिन लोगों की कोई क्वेरी हो या जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा तो वो लोग रुक सकते हैं, बाकी सब लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं.